ना आज हम जो रिवाइज करने वाले टॉपिक है वो है, देखिए, एग्रीकल्चर। सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा। सेकंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी इन बिटवीन 1950 टू 1990, इस चैप्टर का नेम है। और उसको हमने क्या कर लिया, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। उसमें से फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इकोनॉमिक सिस्टम एंड गोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स। और अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एग्रीकल्चर सेक्टर इन बिटवीन 1950 टू 1990। फिर थर्ड पार्ट क्या होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर। फोर्थ क्या होगा, फॉरेन ट्रेड। तो ऐसे 4 पार्ट में हम इसको करेंगे तो इजी भी होता है और समझने के लिए भी बेस्ट होता है। तो अब देखिए, सबसे पहला पार्ट हमने लिया था। सेकंड पार्ट का ये कंटेंट आपके सामने, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, इंट्रोडक्शन, रोल एंड इंपॉर्टेंस, फीचर्स। ये रोल एंड इंपॉर्टेंस जो है वो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है, बट हम इसके पॉइंट देखेंगे केवल, क्योंकि वो इनडायरेक्टली काम आता है विद पॉलिसी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें पॉलिसीज रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है। फिर अचीवमेंट्स और शॉर्टकमिंग्स एंड सब्सिडीज। तो ये आगे का पार्ट सारा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है बच्चों की, जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बताओ कहां पढ़ा हमने, फर्स्ट चैप्टर में, ऑफ एग्रीकल्चर, फीचर्स एंड कॉजेस। 3 पॉइंट पढ़े थे हमने ना। पहले हमने मीनिंग पढ़ा था और डेटा पढ़ा था, फिर उसके फीचर्स और फिर इसके कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस, 3 पार्ट में पढ़ा था। और अब हम ये इतना पूरा डिटेल में, तो अब ये टॉपिक को हम कनेक्ट करें तो कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए कि उस टाइम में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, ये हमने पढ़ा था। और किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया। अब हम पढ़ रहे हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी गवर्नमेंट थी, हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने एग्रीकल्चर में क्या किया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उससे पहले तो चलो हमारे पास पावर नहीं था, बट अब तो हमारे लीडर्स के पास पावर आ चुका था। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब एग्रीकल्चर में, ये तो पता है हमारे को कि व्हाट वाज द एक्सप्लॉयटेशन और कैसे हुआ क्या हुआ है, तो हमें पता है। अब हमें ये देखा कि हमारे लीडर्स ने इसमें एग्रीकल्चर में क्या स्टेप्स ली, क्या रिफॉर्म्स किए और उनके क्या अचीवमेंट्स रहे। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आ जाइए। इंट्रोडक्शन में आपको क्या याद रखना है, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, जो तो हम फर्स्ट सेट में भी कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। इट रेफर टू एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिलेटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो जैसे एग्रीकल्चर रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स लाइक। तो ये हम डेफिनेशन, एक तो ये देखना है। दूसरा, इसमें आपको जो मेन देखना है वो देखना है कि द 12th 5 ईयर प्लान्स, एक तो 12th और एक फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी हमारा किस पे फोकस रहा था, एग्रीकल्चर पे मेनली, क्योंकि जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा मेन फोकस था कि वी वांट टू सेल्फ रिलायंस इन फूड ग्रेन, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, क्योंकि उस टाइम में देयर वाज अ स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन। तो सबसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा एग्रीकल्चर फोकस रहा था और 12th 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे मेन फोकस रहा। तो ये हमें ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन में 2 पॉइंट याद रखने हैं। देन उसके बाद में इसकी इंपॉर्टेंस और इसके फीचर्स, इनमें क्या करना है, इनमें बस केवल पॉइंट, डिटेल को जस्ट रीडिंग लगा लेना आप अगर आपके पास टाइम हो तो, अदरवाइज वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी इनडायरेक्टली हम कर चुके हैं। किसमें, चैप्टर फर्स्ट में। इसके फीचर्स तो हम चैप्टर फर्स्ट में कर ही चुके हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस है, वो नया टॉपिक है। और इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर तो आप बिना पढ़े ही बता सकते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस सबसे पहले यही है कि आपको पता है कि हमारी जो नेसेसिटीज है वो एग्रीकल्चर फुलफिल करता है। एम्प्लॉयमेंट हमारे को एग्रीकल्चर देता है, क्योंकि आज भी आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो 85% लोग डिपेंड करते थे और अभी भी 60% 55% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड, नेसेसिटीज गुड्स, फूड। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या देता है, रॉ मटेरियल, फॉरेन ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी इसका बड़ा रोल रहता है। तो आप ये देखोगे कि एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये तो आप एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि यार एग्रीकल्चर की हमारी इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप पॉइंट पॉइंट पढ़ लो और याद कर लो केवल पॉइंट, तो डेफिनेटली क्या होगा, डिटेल तो आप मन से भी लिख के आ सकते हो। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि नेशनल इनकम में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि देखो तीनों सेक्टर में आपने पढ़ा ही है कि जीडीपी इज द क्या होता है, जो जीडीपी होता है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल 3 सेक्टर होता है।
तो वो होता है। फिर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, आपने देखा कि अभी भी 55% लोग क्या एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, जबकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो 85% थे। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, ये भी हमें पता है कि एग्रीकल्चर एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा सोर्स है। तो आप देखिए आगे, नेसेसिटीज, सप्लाई द बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज मतलब हमारे सारा मिल्क सब कुछ वहीं से आता है। देन उसके बाद में कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, भाई सारा रॉ मटेरियल जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से। देन कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड, हमारे ट्रेड के अंदर भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। हम हमारे राइस वीट बहुत सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, एक्सपोर्ट होती है, तो सारा एग्रीकल्चर से। आपने देखा हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, उसमें सब में देखा था आपने, तो वो सारी चीज़ें। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सारी एग्रीकल्चर पे ही चल रही है, क्योंकि सारा एग्रीकल्चर गुड्स को हम क्या करते हैं, चाहे वो वेजिटेबल कुछ भी हो, उनको हम ट्रांसपोर्ट करने में सारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का सारा बेस इसी पे है। अभी आपको पता है जब ये स्ट्राइक हुआ था, अभी जो एक्ट आया था ना, हिट और रन वाला जो आया था, उसके अंदर वो स्ट्राइक हुआ था, उस टाइम में सारे जो ट्रक है जो उन्होंने सबने स्ट्राइक कर दिया था। तो सबसे पहले दिक्कत यही आई थी कि पेट्रोल की, और बेसिकली जो हमारे एग्रीकल्चर जो वेजिटेबल फ्रूट्स इन सब की धीरे धीरे क्या होने लगी थी, शॉर्टेज होने लगी थी। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में एग्रीकल्चर गुड्स, क्योंकि वो तो हमें को डेली चाहिए होती है, तो उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा रोल होता है। ट्रांसपोर्टेशन बड़ा काम का मतलब उसका बेसिक होता है वो। तो बताओ ये इंपॉर्टेंस के पॉइंट आराम से याद हो सकते हैं कि मेरे को नहीं लगता कि आपको अलग से इसको बैठ के तैयार करने की जरूरत है, या फिर आराम से पॉइंट भी अगर आप एक बार ढंग से पढ़ लो, रीडिंग लगा लो, बस अपने दिमाग से आप खुद ही आराम से कनेक्ट करके लिख के आ सकते हो, यस और नो। वैसे तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इनडायरेक्टली काम आएगा, डायरेक्टली ये एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा। हम तो एडिशनल थोड़ा पढ़ के चल रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के चलते हैं तो अच्छी बात होती है, तो हम एक एक्स्ट्रा पढ़ के चल रहे हैं। तो बताओ इंपॉर्टेंस को लेके कोई प्रॉब्लम आएगी क्या आप लोगों को? ना, अब ये जो फीचर वाला पार्ट है ना बच्चे, वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लें। कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम को, कॉजेज ऑफ एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन और फीचर्स दोनों को मिला के पॉइंट है, तो इसके लिए भी आपको अलग से पढ़ने की, इसमें भी बस पॉइंट ही याद रखने, बाकी डिटेल तो बस मन से लिख दोगे। सबसे पहला लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन, जो आपने बताया है, जो हमने फर्स्ट सेट में पढ़ा है। डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, एग्रीकल्चर में आपको पता है कि वहाँ फाइनेंस लोन मिलता है नहीं इजीली, भाई एग्रीकल्चर पे लोन मिलना और फाइनेंस की हमेशा शॉर्टेज रहती है। देन कन्वेंशनल आउटलुक, ये हम बोल गए थे कि लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर में क्या होता है, आज भी इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया बट एग्रीकल्चर आज भी बैकवर्ड है, वहाँ इतना रिवोल्यूशन नहीं आया है। तो आज भी हमारी एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ट्रेडिशनल है, और उसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर इज नॉट ए प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन। तो ये कन्वेंशनल आउटलुक मतलब लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। स्मॉल एंड स्कैटर होल्डिंग, ये हमने पढ़ाई है फर्स्ट चैप्टर में। देन एक्सप्लोइटेटिव एग्रीन रिलेशन मतलब जमींदारी सिस्टम, ये हमने पढ़ाई है। देन उसके बाद में लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग, मतलब एग्रीकल्चर में मार्केटिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं, वो जानते नहीं मार्केटिंग कैसे करनी, प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, कैसे सेल करना है, सो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर, आप देखते हो कि जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा है, और डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर पे प्रेशर आ रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर लैंड भी कम हो रही है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी भी ज़्यादा हो रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो ये देखो कुछ नए पॉइंट बस क्या ऐड हुए हैं, एक तो ये पॉपुलेशन वाला जो कॉमन है, एक मार्केटिंग का, एक फाइनेंस का, वैसे 3 पॉइंट ऐड हुए हैं, बाकी तो सारे वही पॉइंट है। और आप तो वैसे तो डायरेक्टली तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो भी आपके पास इतने सारे पॉइंट है कि आप फर्स्ट चैप्टर से आराम से लिख दोगे, तो इसलिए इसमें बस केवल पॉइंट याद करने हैं, बाकी डिटेल में हमारे को नहीं जाना है। देखो एनसीईआरटी में डायरेक्टली टॉपिक दे नहीं रखा है, केवल हम तो इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आगे हमारा जो क्वालिटी ऑफ आंसर हम लिखें, थोड़ा सा हमारे आइडिया रहे कि भाई एग्रीकल्चर इज ऑल अबाउट, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस है। तो इससे क्या होता है कि जब आप आगे कोई आंसर लिखेंगे तो उसमें आप आंसर को थोड़ा क्या कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, थोड़ा आइडिया लेने के लिए, है ना, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए मेन टॉपिक पे आ जाते हैं हम, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आ गया अब पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो देखिए पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर विच इज अगेन फर्दर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, ये आगे फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक इंस्टीट्यूशनल और एक होता है टेक्निकल। तो इंस्टीट्यूशनल को क्या बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म, इसके अदर नेम यही दे रखे हैं, और टेक्निकल को क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से 2 पार्ट हो जाते हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बस ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्रीकल्चर में आपको एक ही टॉपिक ढंग से तैयार करना है, बस ये वाला, बाकी तो आप रीडिंग लगा के भी कर लोगे तो एग्रीकल्चर हो जाएगा आपका। अब इसको हम बहुत ईजी बनाएंगे। सबसे पहले चलते हैं लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मीनिंग क्या होगा कि रिफॉर्म रिलेटेड टू द ओनरशिप ऑफ लैंड,
आपको पता है कि उस टाइम में हमारे लैंड में कितनी सारी प्रॉब्लम थी, जमींदारी, इसमें स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स, लैक ऑफ इरिगेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो उससे रिलेटेड जो रिफॉर्म किया, स्पेशली जो ऑनरशिप से रिलेटेड, तो वही हम इसमें डेफिनेशन बनाने की लैंड रिफॉर्म विच इज नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो इसका देखो डेफिनेशन दे रखा है, इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड लैंड रिफॉर्म विच प्राइमरली रेफर टू द चेंज इन द ऑनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। तो आपको एक वर्ड याद रखना है, ऑनरशिप की लैंड रिफॉर्म्स मतलब रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द ऑनरशिप ऑफ लैंड। ठीक है, ये अब डेफिनेशन होगी, यहाँ से बस यही करना है हमारे को ना। एक ये लाइन भी बहुत जरूरी है, देखो, द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स इंडिया टू इंपोर्ट फ्रॉम फूड यूनाइटेड नेशन। तो पता होना चाहिए कि उस टाइम में हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो फूड ग्रेन हम यूएसए से मंगवा देते हैं, और आज देखो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड को फूड ग्रेन सप्लाई करते हैं। उस टाइम में हमारी डिपेंडेंसी थी ना। अब चलते हैं ये फ्लो चार्ट, ये फटाफट याद करके बताओ, ये पूरा फ्लो चार्ट याद करके बताओ जल्दी से। ये पूरे रिफॉर्म्स आ गए लैंड रिफॉर्म में। लैंड रिफॉर्म भी फर्दर क्लासिफाइड है। देखो पहले तो हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है, लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवॉल्यूशन, या इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल। अब जो लैंड रिफॉर्म्स है वो भी फिर फर्दर क्लासिफाइड है। देखिए ये सारे तो मेनली तो तीन ही पार्ट है इसके। सबसे पहला एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, सेकंड टेनेंसी रिफॉर्म, और थर्ड क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। टेनेंसी रिफॉर्म क्या है, जो टेनेंट से रिलेटेड। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज मतलब ये जो जमींदार है उससे रिलेटेड, और रीऑर्गेनाइजेशन ये मतलब जो हमारी जो लैंड थी स्कैटर्ड और स्मॉल होल्डिंग और स्कैटर्ड होल्डिंग थी उससे रिलेटेड रिफॉर्म्स थे। तो बेसिकली उस टाइम में तीन ही प्रॉब्लम थी। आपको पता है, आपने पढ़ा था कि देयर वर 3 मेन कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर बेसिकली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एक आपका जमींदारी सिस्टम था, तो उसके लिए आ गया कि एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। सेकंड जो प्रॉब्लम था वो जो टेनेंट था उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी कि टेनेंट को कोई राइट नहीं था, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो उससे रिलेटेड हमने रिफॉर्म किए। और उसके अलावा एग्रीकल्चर क्या था, स्कैटर्ड और स्मॉल होल्डिंग थी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज भी है, पहले भी थी। उसे क्या, एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन नहीं था। तो इस तरीके से मेन 3 पार्ट में करके फिर उनके सब पार्ट कर दिए। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि आपके सिलेबस में एज पर द एनसीईआरटी केवल 3 ही पॉइंट आपको करने हैं जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तैयार तो 3 करने, बाकी पढ़ना सबको है। तो देखिए सबसे पहले तैयार क्या करना है एज पर द एनसीईआरटी। फर्स्ट इज एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ये करना है। और सेकंड टेनेंसी रिफॉर्म, सॉरी इसमें टेनेंसी में से ये करना है आपको जो आपके ओनरशिप राइट। और फिर इसके अलावा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, ये आएगा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ये वाला पॉइंट। तो 3 इसका अदर नेम होता है सेलिंग्स ऑफ, इसका रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड भी बोलते हैं उसको। तो ये 3 पॉइंट आपको करने हैं बेसिकली। तो हमारे सिलेबस में एक तो ये है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एक ये है और एक ये। बाकी तो बस हमारे को जस्ट रीडिंग लगा लेनी है। तो 3 पॉइंट हमारे को क्या करने हैं, ढंग से करने हैं। बाकी सारा हम बाद में देखेंगे, पहले इन तीनों को तैयार कर लेते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आ जाओ अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। अब इस पे आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना है, केवल पॉइंट याद करने से कुछ नहीं होगा। तो शॉर्ट नोट्स करने के लिए अब मैं आपको इसमें ट्रिक बता रहा हूँ, सारे शॉर्ट कीज बता रहा हूँ कैसे आप इस पे एक पूरा शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। तो मैंने सारे कीवर्ड लिखवा रखे हैं। सबसे पहले आपको इसका शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए पहले मीनिंग लिखो कि इंटरमीडिएटरीज मतलब जमींदारी। इंटरमीडिएटरीज मतलब उस टाइम में जमींदारी था। तो पहले आप बता दो कि इंटरमीडिएटरीज या जमींदार को क्या था, उसकी डेफिनेशन बता दी फर्स्ट पॉइंट में। जमींदारी सिस्टम क्या था, इंटरमीडिएटरीज पॉपुलरली नॉन एज जमींदार। तो जमींदार आपने पढ़ा है कि जमींदार कौन था, वो आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो उसके बारे में बता दिया। सेकंड पॉइंट जो है उसके अंदर हमने उसके अचीवमेंट्स आ गए और प्रॉब्लम्स। तो इसमें कीवर्ड दे ही रखे हैं, डायरेक्ट दे रखे हैं सारे कीवर्ड्स। देखिए फर्स्ट दे रखा है इंटरमीडिएट में मीनिंग लिख देंगे, सेकंड अचीवमेंट लिख देंगे, और थर्ड में क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम्स। 3 पॉइंट में हमें इसको करना है। तो अब सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट, सेकंड आता है अचीवमेंट। अचीवमेंट में भी आप सब पॉइंट निकाल लेते हैं हम। अचीवमेंट में सब पॉइंट क्या निकलेगा, सबसे पहला निकलेगा कि डेटा 2 लाख, ये वाला मतलब अचीवमेंट्स में फर्स्ट पॉइंट। अचीवमेंट के भी सब पॉइंट लिखोगे तो एक आप डेटा लिखोगे कि जो
उस टाइम में जो अब जमींदारी है उसको क्या कर दिया, जमींदार को अबॉलिश कर दिया था, उसको रिमूव कर दिया था। तो जब उसको रिमूव किया तो उसमें कितना अचीवमेंट आया, देखो उसमें लिखा हुआ है कि द अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज मेंट दैट सम 2 लाख टेनेंट केम इनटू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो 200 लैक्स है वो डेटा आपको याद रखना है कि 200 लैक्स जो है वो टेनेंट टू डायरेक्टली आगे, मतलब वहाँ इंटरमीडिएटर का रोल खत्म हो गया था। तो एक तो ये डेटा याद रखना है। सेकंड, ऑनरशिप कंफर्म हो गई उनकी। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि द ऑनरशिप कंफर्म्ड ऑन द टेनेंट गिव द सम इंसेंटिव्स टू इंक्रीज आउटपुट। तो इसका मतलब उनको उठा दिया और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया, और उससे फिर किसको ऑनरशिप मिल गई, टेनेंट को। और उसके जो ऑनरशिप मिलती है तो क्या फायदा होता है कि उनमें क्या आ जाता है, एक इंसेंटिव मिल जाता है। मतलब आज एक तो आप एज ए टेनेंट काम करो, एक आप उसके ऑनर हो, तो बहुत फर्क होता है। एक मकान में जैसे हम रहते हैं, ये तो किराए के मकान में रहते हैं, खुद के मकान में रहते हैं, तो वही फर्क है डेफिनेटली कि आप जब एज ए ओनर रहोगे तो आप क्या करोगे, उसके फ्यूचर की प्रोडक्टिविटी के लिए, फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ उसमें री इन्वेस्ट ये सारा करोगे। और एज ए टेनेंट रहोगे तो आप ज़्यादा कुछ कर लोगे नहीं। तो इसका मतलब वो एक इंसेंटिव मिल गया था। इसके अंदर 2 पॉइंट आपको करने हैं, सब पॉइंट्स। तो देखो सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ, इसमें देखिए तो ये कीवर्ड बन गया हमारा लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। इसका क्या मतलब होता है, लूप होल्स मतलब उसकी कमियां निकाली, उसका कोई ना कोई जुगाड़ कर लिया, उसका कोई ना कोई लूप होल्स कर लिया उन्होंने। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो बेनिफिट मिलना चाहिए था अबॉलिशन ऑफ जमींदारी वो नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसका लूप होल्स ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब उसके वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके और उस पर उन्होंने उसको ऑब्जेक्टिव को खत्म कर दिया। सेकेंड पॉइंट देखिए, द सेल्फ कल्टीवेटर। तो ये सब सेल्फ कल्टीवेटर वाला पॉइंट आ गया कि जब पहले क्या था कि एक जमींदार क्या करता था, टीलर्स ऑफ सॉइल को रखता था और खुद क्या करता था, मजे करता था, काम वो करता था। अब क्या हुआ, जैसे ही गवर्नमेंट ने एक्ट लेके आए कि जमींदार को उठाना है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन टीलर्स को तो उठा दिया और खुद अपने आप को क्या बना लिया, टीलर्स बना लिया उन्होंने। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, फॉल्स डेटा प्रेजेंट कर दिया और जिसको बेनिफिट मिलना था उसको बेनिफिट नहीं मिला। तो इस तरीके से आपको एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है बच्चे। ये बच्चों को बहुत टफ लगता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत इजी हो जाए। इसमें शॉर्ट नोट्स ही तैयार करना है और ये क्वेश्चन आता है बच्चे, बहुत बार आता है। ये वाला हम बाद में देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ रेंट, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में देख लेंगे। अभी तो मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। तो अब आते हैं ओनरशिप राइट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो ओनरशिप राइट फॉर द टेनेंट, ये वाला, इस पर शॉर्ट नोट्स हमको तैयार करना है। तो देखिए इस पर शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, तो इसमें तो बहुत ही 2 ही पॉइंट है, 2 ही कीवर्ड बनाने, बहुत ईजी है ये, तो अभी याद हो जाएगा। देखो 2 पॉइंट बनाने। सबसे पहला कीवर्ड क्या बनेगा इसमें, कि लेजिस्लेशन हैज बीन पास्ड। ये मान लो आप, ये पॉइंट बन जाएगा कि ओनरशिप राइट देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लेजिस्लेशन पास कर दिया। बस उसमें कंडीशन रख दी कि वो खुद भी एज ए ओनर रह सकते हैं, एज ए, देखो इसमें क्या लिख दिया उन्होंने कि द टेनेंट हैव गिवन द ऑप्शन, आइदर दे कंटिन्यू, टेनेंट रह सकते हैं या ओनर भी रह सकते हैं, बट उनको क्या करना पड़ेगा, एक मिनिमम क्या देना पड़ेगा, पेइंग द प्रिस्क्राइब मिनिमम प्राइस। बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखी थी गवर्नमेंट ने, बस वो देनी है। और उसके बाद में वो एज ए टेनेंट क्या हो सकते हैं, टेनेंट से वो ओनर्स बन सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के ओनरशिप राइट देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लेजिस्लेशन पास कर दिया। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड, अब इसका लिमिटेशन का पॉइंट बनता है कि ये जो ओनरशिप जो लेजिस्लेशन पास हुआ, कहाँ सक्सेसफुल हुआ। देखिए वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड केरला हैव बीन अचीव द मोर सक्सेस। बस केवल लिमिटेड स्टेट्स में क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। बाकी में क्या हुआ, देन अदर स्टेट्स मोreover ऑन द होल प्रोग्रेस हैज बीन फार फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। तो मतलब पूरी कंट्री के अंदर इसका जो बेनिफिट मिलना था वो नहीं मिला, केवल लिमिटेड स्टेट्स में इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हुआ, प्रॉपर इसको फॉलो किया गया, बाकी सब में इसको। तो आपको बस 2 पॉइंट बताने हैं, एक का सक्सेस, जो मोर सक्सेस कहाँ अचीव हुआ वो बता दो, स्टेट्स का नाम याद होना चाहिए आपको, और एक आपका लेजिस्लेशन। तो बताओ क्लियर है क्या, रिडिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस पर एनसीईआरटी, बस 3 पॉइंट ढंग से करने हैं लैंड रिफॉर्म में। तो देखिए अब इसके अंदर सेलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग, इसका अपन की पॉइंट बनाते हैं। तो बाय नेम ही क्लियर है। देखो उस टाइम में क्या हो रहा था आपको पता है, एक जो जमींदार है उसके पास
एक विलेज, दो विलेज, मतलब इतनी सारी ज़मीन होती थी, बहुत सारी, एक ही के पास बहुत सारी लैंड होती थी। इसी वजह से बहुत सारे लोग क्या होते थे, टेनेंट होते थे, उनके पास ओनरशिप नहीं होती थी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, आते ही सबसे पहले सेलिंग लगा दी, मतलब अपर लिमिट फिक्स कर दी। सेलिंग मतलब ऊपर, अपर लिमिट। तो एक अपर लिमिट फिक्स कर दी कि इससे ज़्यादा आप लैंड नहीं रख सकते। एक फिक्स कर दिया कि एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर दिया कि इतना बीघा या इतना आप लैंड रख सकते हैं। उसके बाद जो लैंड है वो सारी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, ताकि गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब वो जो जमींदार है उससे लेके और टिलर ऑफ द सोइल को देगा। तो पहले पॉइंट समझ में आ गया। तो देखो सबसे पहले इसमें आपको मीनिंग ही बताना है कि सेलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले कीवर्ड यही है, फर्स्ट कीवर्ड मीनिंग आ गया। तो सेलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग का मीनिंग क्या होता है, दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। तो गवर्नमेंट ने ये ऐसा कर दिया। और क्यों किया, विथ ए व्यू ऑफ प्रमोटिंग द इक्विटी। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव भी बता दिया इसमें। तो क्योंकि उसमें इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा किया गया था। तो यहां से 2 पॉइंट कीवर्ड ले सकते हो, एक मीनिंग, दूसरा इक्वलिटी, मेंटेन, प्रमोटिंग इक्वलिटी, है ना। ठीक है। उसके बाद में सरप्लस लैंड। अब क्या हुआ, जैसे गवर्नमेंट ने एक अपर लिमिट फिक्स कर दी तो गवर्नमेंट के पास सरप्लस लैंड आ गया, जो उनके पास गवर्नमेंट के पास आ गया। तो देखिए सरप्लस लैंड ओवर द अबव सेलिंग लिमिट हैज बीन रिज्यूम बाय द गवर्नमेंट। तो उसने गवर्नमेंट ने ले लिया एंड रीडिस्ट्रीब्यूट अमंग द, वो आ गया। तो सरप्लस लैंड आ गया और उसको क्या कर दिया उन्होंने, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन नीड फॉर लैंड सेलिंग। अब एक तो ऑब्जेक्टिव ये हो गया टू प्रमोट इक्विटी लैंड सेलिंग का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, द नीड फॉर लैंड सेलिंग अराइज फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ लैंड, पॉपुलेशन की वजह से। तो 2 ऑब्जेक्टिव थे लैंड सेलिंग करने का, एक तो प्रमोटिंग द इक्वालिटी और दूसरा शॉर्टेज, देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ लैंड। तो उस वजह से ऐसा किया। तो 2 आप ऑब्जेक्टिव लिख लो, पहले आपने मीनिंग लिख दिया, फिर ऑब्जेक्टिव लिख दिया, और उसके बाद आपने देखा कि जब सेलिंग हो गई तो डेफिनेटली सरप्लस लैंड आया गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट ने उसको जो लैंड लेस लेबर थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन उसके बाद में इट एंश्योर रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। अच्छा, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव ही है, कंसंट्रेशन ऑफ ओनरशिप। तो 3 ऑब्जेक्टिव के पॉइंट हो गए। एक मतलब कंसंट्रेशन मतलब एक तरह से मोनोपोली हो गई थी कि सारी की सारी लैंड एक जमींदारों के पास, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास ही था। तो कंसंट्रेशन हो गया था, मतलब उसकी मोनोपोली हो गई थी। तो तीनों को खत्म करना था, मोनोपोली को खत्म करना था, ठीक है। इसके अलावा जो शॉर्टेज थी उसको खत्म करना था, और प्रमोटिंग द इक्वलिटी को प्रमोट करना था। ये 3 तो ऑब्जेक्टिव हो गए। फिर उसके बाद में सरप्लस का आ गया। उसके बाद में प्रॉब्लम्स का पॉइंट बनेगा। एक क्या बनेगा, प्रॉब्लम्स, कि द प्रॉब्लम्स इन द लैंड सेलिंग आर द बिग लैंड लॉर्ड चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट्स डिलेइंग इट्स द इम्प्लीमेंटेशन। तो मतलब एक इसका लिमिटेशन का पॉइंट आपको बनाना है। तो प्रॉब्लम का एक पॉइंट बना देना है जिसके अंदर क्या हो गया, डिलेइंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ये वाला आप पॉइंट, या एक कह सकते कि चैलेंज कर दिया उन्होंने, कुछ भी एक कीवर्ड ले लो आप। तो एक प्रॉब्लम का आपको बताना है, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स देखिए आगे। इसके अलावा तो थोड़ी बचता है, और नहीं बचता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें क्या करना है, पहले लैंड सेलिंग का मीनिंग बताना है, फिर इसके 3 ऑब्जेक्टिव बता दो। उसके बाद में फिर क्या हुआ, सरप्लस लैंड आया, उसका रिजल्ट ये रहा, और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और उसके बाद में उसकी प्रॉब्लम्स बता दी। तो लैंड रिफॉर्म्स, ऐसे बच्चों को वो टफ लगता है, बट हमने इसको बहुत इजी कर लिया कि लैंड रिफॉर्म्स का मीनिंग लिखना है, मीनिंग याद करना है। देन उसके बाद में इसमें क्या करना है, रिफॉर्म्स अंडर द लैंड, रिफॉर्म्स अंडर द लैंड। जो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर भी क्या रिफॉर्म हुए, वो हमें 3 ही याद करने, कौन कौन से, Abolition of intermediaries, ownership rights for tenants, and selling on land holding. और उन पे भी हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। क्या आप बताओ इन तीनों पॉइंटों पे शॉर्ट नोट्स नहीं लिख सकते क्या? आप लिख सकते हैं सभी? Yes, sir. ये एडिशनल वाले पॉइंट आप पढ़ो तो आपकी इच्छा, नहीं पढ़ो तो बाकी भी देखो, बाय नेम ही क्लियर है। अगर हम बाकी पॉइंट भी देखें तो देखिए सबसे पहले आ जाओ रेगुलेशन ऑफ रेंट। तो एक ब्रीफ में मैं बता देता हूँ, आप रीडिंग लगा लेना, कि उस टाइम में जो रेंट था वो बहुत ही ज़्यादा था,
क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम में जमींदार्स वर फ्री टू चार्ज एनी अमाउंट फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉइल, और वो इस वजह से कुछ भी नहीं छोड़ते थे, कुछ भी अमाउंट ले लेते थे वो। बट अब गवर्नमेंट ने आके बिल्कुल फिक्स कर दिया कि आप मिनिमम रेंट ले सकते हैं, और वो भी फिक्स कर दिया कितना, 1/3 ऑफ टोटल वैल्यू। तो बस इसमें यही बता रखा है सारा कि पहले बहुत एक्सेसिव लेते थे, उससे उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, फिर गवर्नमेंट ने आके फिक्स कर दिया तो उससे उसका प्रोटेक्शन हो गया। तो इस तरीके से ये पॉइंट है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, आपने देखा कि उस टाइम में जो टेन्योर था, मतलब जो टीलर ऑफ द सॉइल था उसको कभी भी हटा सकता था, ऑनर ऑफ द सॉइल जो था वो उसको कभी भी रिमूव कर सकता था, तो वो एक सिक्योरिटी नहीं थी। अब गवर्नमेंट ने आके क्या कर दिया कि जो अगर टीलर ही रहना चाहता है, ओनर नहीं बनना चाहता, ऑप्शन दिया ही था गवर्नमेंट ने, तो अगर वो एज ए टीलर काम करेगा तो उसका कम से कम 1 ईयर से पहले आप उसको नहीं हटा सकते, पूरा 1 ईयर तो आपको रखना है, बीच में आप उसको हटा नहीं सकते। तो इसलिए उसमें ये कहते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एक लीगल प्रोटेक्शन दे दिया, और उसके अंदर एक लेजिस्लेशन पास कर दिया कि उनकी जो टेनेंट जो है वो उसको इमीडिएटली हटा नहीं सकते। तो इस तरीके से उनको सिक्योरिटी मिल गई। तो ये तो बहुत इजी से है, बस रीडिंग लगा लेना, वैसे तो इंपॉर्टेंट है नहीं, एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ना। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, ये तो बहुत इजी है कि क्या हुआ, वो ये किसका सॉल्यूशन है बेसिकली, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जो स्कैटर्ड और स्मॉल होल्डिंग्स थी। तो जब रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ, लैंड सीलिंग हुआ, रिडिस्ट्रीब्यूशन, तो उस टाइम में गवर्नमेंट ने क्या किया कि जिन लोगों का जो लैंड अलग अलग प्लेस पे था तो उनको एक ही जगह उनको अलॉट कर दिया गया, तो उस वजह से कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कर दिया गया। तो इसमें ये बता रखा है कि इम्प्लाइंग द होल्डिंग ए फार्मर एट ए वन प्लेस रेदर देन द स्कैटर्ड, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्कैटर्ड होने की वजह से कॉस्ट ज़्यादा आती है, एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, टाइम, और एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल होगा। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई अलग अलग जगह की बजाय उनको एक ही जगह दे दें, ताकि उसके लिए उनकी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो इस तरीके से इसके अंदर सारा बता रखा है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स है, बाकी तो सारे हमने कर ही लिए। एक था कोऑपरेटिव फार्मिंग, तो ये तो क्या था कि जैसे मान लो ये सारा करने के बाद भी कुछ फार्मर्स क्या रह गए, स्मॉल रह गए, और उनके पास होल्डिंग स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल होल्डिंग रह गई जो प्रॉफिटेबल नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई उसके बाद भी अगर कुछ फार्मर्स जिनके पास होल्डिंग्स बहुत लिमिटेड है या छोटी है, स्मॉल है, तो क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट फार्मिंग कर सकते हैं। बस कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या था, इट वॉज ए ज्वाइंट फार्मिंग, कि बहुत सारे फार्मर मिलके एक साथ अपनी जो लैंड है उसको कंबाइंड करके, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, और फिर वो फार्मिंग कर ले और अपनी जो एक शेयर फिक्स कर ले कि इतना परसेंटेज के हिसाब से, वो जिसका जितना लैंड है उसके हिसाब से वो एक रेशियो फिक्स करके वो काम कर सकते हैं। हालांकि ये तो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, बट एक ऑप्शन दिया था गवर्नमेंट ने, बट सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं हुआ। तो बाकी को लेके आप टेंशन में मत आना, आपको बस 3 पॉइंट पे फोकस करना है, बाकी पॉइंट जस्ट रीड आउट फॉर द नॉलेज, फॉर द आगे क्वालिटी ऑफ आंसर्स, इनडायरेक्टली अगर हमारे कहीं काम आते हैं। बाकी आपको बस 3 पॉइंट पे फोकस रखना है। आई होप क्लियर है क्या ये 3 पॉइंट, बाकी को बस जस्ट रीड आउट, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है। Yes, sir. तो ये लैंड रिफॉर्म वाला पॉइंट हो गया। तो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग बताना है, फिर व्हेन वाज एस्टैब्लिश और बाय हुम, बस ये 3 चीजें तो हमें सबसे पहले ध्यान रखनी है। तो देखो ग्रीन रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए टेक्निक, इसका ग्रीन रिवोल्यूशन 2 वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीन प्लस रिवोल्यूशन। तो ग्रीन का मतलब क्या होता है, क्रॉप, और रिवोल्यूशन का मतलब स्पर्ट्स इन, मतलब इंक्रीज इन द क्रॉप्स प्रोडक्शन। तो हम कंबाइनली क्या करते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब इंक्रीज इन द क्रॉप्स प्रोडक्शन, ये तो इसका बाय नेम मीनिंग हो गया, एंड बाय यूजिंग HYV सीड्स। तो इस तरीके से दोनों को कंबाइन करके हम ये कर सकते हैं। तो देखिए मीनिंग ये रहा, ग्रीन, मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, द ग्रीन मतलब क्रॉप्स, ग्रीन रेफर्स टू, देखिए ग्रीन रेफर्स टू क्रॉप्स, एंड द रिवोल्यूशन मतलब रेफर टू द स्पर्ट, स्पर्ट मतलब इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, दिस टर्म्स इंप्लाइज स्पर्ट्स इन द प्रोडक्शन मतलब इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। तो अब क्या बोलेंगे, इट रेफर टू द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन रिजल्टिंग सम यूज ऑफ HIV सीड्स। तो आप क्या बोलोगे, ग्रीन रिवोल्यूशन रेफर टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन बाय यूजिंग ऑफ द HYV सीड्स। तो ये मीनिंग हो जाएगा। अब आता है कि बाय हुम, व्हेन वाज, तो ये देखिए 1965, और बाय हुम MS स्वामीनाथन इन इंडिया, और वैसे हु वाज द फादर, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया के अंदर
जो इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था, एमएस स्वामीनाथन। और व्हेन वाज और मीनिंग, बताओ ये याद रखने की चीज है, क्लियर है क्या। नेक्स्ट टॉपिक आता है टू प्रिंसिपल्स, तो या पैरामीटर, टू प्रिंसिपल पैरामीटर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो क्या था, ए सब्सटेंशियल राइज इन द प्रोडक्शन फूड ग्रेन और राइज इन द प्रोडक्टिविटी। मतलब पैरामीटर्स मतलब उसके मेन कंपोनेंट क्या थे, मीटर का मतलब मेन क्राइटेरिया क्या था उसका, तो एक्चुअली फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ये तो मेन था। इसके अलावा फिर और किसमें आगे, नीड फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। तो ये भी टॉपिक एनसीईआरटी में दे रखा है, नीड फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन। तो इसके अंदर बस पॉइंट याद कर लीजिए, बाकी डिटेल तो आप आराम से खुद ही लिख दोगे मन से। तो देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन की जरूरत क्यों थी, तो वही सारे पॉइंट आएंगे जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम थी। तो अब आपको अलग से कुछ नहीं करना, प्रॉब्लम वाले पॉइंट है तो वही यहाँ लिखने हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, वही क्या था, कन्वेंशनल आउटलुक था, प्रोडक्टिविटी कम थी, इरिगेशन, ठीक है ना, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी कम था। तो वो सारी चीजें प्रॉब्लम थी, बस उन्हीं को सॉल्व करना था। तो देखो नीड फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, लो इरिगेशन फैसिलिटीज, वही प्रॉब्लम, वही वाले पॉइंट है सारे। कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, देखो दोबारा रिपीट हो रहा है सब। फ्रीक्वेंट एक्रेंस ऑफ फिमाइंस, बार बार क्या आते थे एग्रीकल्चर में, क्या आते फिमाइंस, तो इसलिए शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन थी, तो एक तरह से रिस्की था एग्रीकल्चर। लैक ऑफ फाइनेंस, ये हम पढ़ चुके हैं। और सेल्फ सफिशिएंसी, उस टाइम में हमारी क्या थी, फूड ग्रेन पे देयर वाज अ शॉर्टेज, वी वर डिपेंडेंट ऑन द फूड ग्रेन फ्रॉम द यूएसए, इंपोर्ट फ्रॉम द यूएसए, उस पर हम डिपेंडेंट थे। और मार्केटिंग, एग्रीकल्चर की मार्केटिंग पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। फार्मर्स दे डोंट नो कि अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करें, कैसे उसकी बेस्ट प्राइस वो लें, तो वो फार्मर जानते ही नहीं है। तो ये बस पॉइंट ही याद कर लोगे आप, इनकी डिटेल आपको मन से भी लिख के आ जाओगे, वो सही हो जाएगी, आई एम वेरी श्योर। क्योंकि इस पे डिटेल को कहीं रटने की जरूरत नहीं है, ओनली पॉइंट याद करो। पॉइंट भी आप देखो क्या है, हम 2 बार तो पहले कर चुके हैं, एक बार तो फर्स्ट चैप्टर में प्रॉब्लम्स और फीचर्स को मिला के, अभी एक बार इसकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर अभी इस चैप्टर में कर चुके हैं, अब दोबारा तीसरी बार आ गया। ये 3 बार सेम पॉइंट 3 बार आ चुके हैं पॉइंट्स, यस और नो, ये 3rd टाइम है, क्लियर है। अब उसके बाद बच्चे फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है 2 फेजेज ऑफ प्रोडक्शन, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन थी उसकी 2 फेजेज में हुआ था। सबसे पहला फेज क्या था, देखिए मिड 60 टू 70s। तो जो फर्स्ट फेज था वो लिमिटेड क्रॉप्स और लिमिटेड एरियाज में था, और सेकंड फेज क्या था 70s 80s में, जो अनलिमिटेड एरियाज में और अनलिमिटेड क्रॉप्स में। तो बस यही बताना आपको इसमें ये भी पता होना चाहिए फर्स्ट फेज में जो स्पेशली जो था वो किस पे था, पंजाब, जो एरिया तो कौन सा था, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये तो एरिया था लिमिटेड एरिया, और क्रॉप्स कौन सी थी, स्पेशली वीट। तो इसका मतलब फर्स्ट फेज में लिमिटेड एरिया और लिमिटेड, तो ये नेम पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप्स और कौन सी एरियाज में, ये क्वेश्चन आ जाता 1 मार्क्स में। तो वो दूसरा सेकंड मिड में फिर क्या हुआ, सेकंड फेज में तो क्या हो गया, क्रॉप्स भी बढ़ गई और एरियाज भी बढ़ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है द फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन द गवर्नमेंट अपग्रेड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये स्टेप्स वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें इसको नहीं करना है, डिलीट कर दो इसको। बस इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मिरेकल सीड्स, बस ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में दे रखी है, तो ये देख कर लेना बस, मिरेकल सीड्स क्या होते हैं। तो देखिए मिरेकल सीड्स क्या है, HYV सीड्स को बोलते हैं। HYV सीड्स जो है वो क्या है, स्पेशली रिलेटिंग टू द व्हीट, बाजरा और मेज, है ना। देखो HYV सीड्स है वो कॉज्ड है सब्सटेंशियल राइज इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड दिस आर नोन एज ए मिरेकल सीड्स। तो 1 मार्क्स का ये पता होना चाहिए मिरेकल सीड्स क्या है और वो क्यों होते हैं। बाकी इसके अंदर हमारे को कुछ नहीं करना है, पूरा पॉइंट ही हमें क्या करना है, डिलीट मारना है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा तो हम अननेसेसरी नहीं करेंगे इसको। अब आगे चलते हैं, तो ये सारा डिलीट मार दिया हमने, सब उसी का पार्ट है, सारा डिलीट हो गया। अब आते हैं अचीवमेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके बाद ये 2 टॉपिक ढंग से तैयार करने इसमें। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में वैसे अभी तक कुछ भी नहीं आया, अभी तक तो बहुत इजी था। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग था, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन व्हेन वाज स्टार्टेड, बाय हुम, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। 4 चीजें तो ये याद रखनी थी। तो इसके पैरामीटर थे, उसके बाद में उसके ऑब्जेक्ट नीड थी, और उसके बाद में उसका फेजेस थी। तो वो तो एक रीडिंग लगाने वाला टॉपिक है, अगर आप उनकी बार बार रीडिंग भी लगा लोगे, उनको तैयार करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे।
है ना। तो उसमें अब तक के वाले में कोई, अब जो है वो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको तैयार करना होता है बेसिकली। इनका क्वेश्चन आता है, ये सबसे टफ क्वेश्चन माना जाता है कि, और आता भी है कि एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन या ओवरऑल एग्रीन रिफॉर्म्स, मतलब एग्रीकल्चर में जो भी रिफॉर्म्स हुए उनके अचीवमेंट और ग्रीन रिवॉल्यूशन के अचीवमेंट बोथ आर सेम ही रहेंगे। तो आप दो तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर सेम ही लिखना है। अगर ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स आ जाए, सॉरी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, तो उसमें लैंड भी आ गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आ गया, तो भी यही आंसर लिखना है। और केवल ग्रीन रिवॉल्यूशन का आ जाए तो भी यही आंसर लिखना है। तो एक कॉमन आंसर हो गया। तो ये अचीवमेंट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बच्चे। अब अचीवमेंट्स को करने के लिए आपको प्रॉब्लम याद होनी चाहिए। तो जो जो प्रॉब्लम थी उसी से तो हम अचीवमेंट निकालेंगे। तो जैसे हमारी प्रॉब्लम क्या थी, प्रोडक्टिविटी कम थी, तो क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ी? प्रोडक्शन कम था, क्या प्रोडक्शन बढ़ा? ठीक है। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं था, क्या मॉडर्नाइजेशन हुआ? ठीक है। इसके अलावा आपने देखा है कि जो ट्रेडिशनल आउटलुक था, मार्केटिंग वीक थी, ठीक ना, कंट्रीब्यूशन जीडीपी कम था, फॉरेन ट्रेड में कंट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से मतलब जो जो प्रॉब्लम्स थी बस उन्हीं को तो हम चेक करेंगे यहाँ। तो अचीवमेंट में हम कुछ नहीं करने वाले, हम बस जो प्रॉब्लम्स है उन्हीं को क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आ जाओ अचीवमेंट्स में, फर्स्ट पॉइंट देखिए, राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो ये चैप्टर हमने फर्स्ट में भी पढ़ा था टॉपिक, सॉरी, कि उस टाइम आपने देखा था कि हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी वो 5 टाइम्स 6 टाइम्स कम थी एज कंपेयर टू प्रेजेंट। आपने पढ़ा था प्रोडक्टिविटी वाला पॉइंट। तो अब हमने उसको क्या कर लिया, 5 टाइम्स 6 टाइम बढ़ा दिया, मतलब उसी को वाइस वर्सा करना है। जो फर्स्ट चैप्टर में आपने फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट बताया लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, उसी को वाइस वर्सा करना है। यहाँ वहां हमने पढ़ा था कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम थी, अब हमने उसको उल्टा कर देना कि प्रोडक्टिविटी में 5 टाइम 6 टाइम हमने बढ़ा ली। 5 टाइम्स तो हमने व्हीट में बढ़ा ली, 4 टाइम राइस में बढ़ा ली। बस वो टाइप से लिखना है। देखो वही डेटा है, सारा सेम डेटा है, बस उस टाइम उसको नेगेटिव बोल रहे थे और अब हम पॉजिटिव बोलेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए, प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट एस्टिमेटेड 28 kg पर हेक्टेयर 2009-10 कंपेयर टू, तो 663 से 28, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स से भी ज्यादा हो गया, 4 टाइम्स हो गया। और राइस में देखिए 2130 और 6, तो ये कितना हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम 3.5 टाइम्स। तो मतलब इसको हम 4 टाइम बोलते हैं, उसको 5 टाइम भी बोल सकते हैं। तो एक राउंड ऑफ बोलना, आपको डेटा याद नहीं रखना, बस आपको ये बताना है कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो प्रोडक्टिविटी है वो राइस में, व्हीट में हमने 5 टाइम्स बढ़ा ली, और व्हीट के अंदर और राइस के अंदर हमने 4 टाइम्स इंक्रीज कर ली। इतना भी लिख दोगे तो इट्स ओके, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, डेटा वैसे इतना याद भी नहीं होता और जरूरत भी नहीं है। तो बस आपको यही बताना है कि अल्टीमेटली देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल जंप इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान्स। एक पॉइंट तो ये लिख दोगे, एक पॉइंट व्हीट का लिख देना कि व्हीट का जो प्रोडक्टिविटी है वो हमने 5 टाइम्स इंक्रीज करी एज कंपेयर टू प्रेजेंट और एज कंपेयर टू पास्ट। और फिर एक पॉइंट आप किसका बना दोगे, राइस का, 3 पॉइंट, और फिर एक लास्ट में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट बता दोगे कि जैसे इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज इक्वल एविडेंट फॉर द अदर क्रॉप्स एज वेल, इट हैज बीन कंसिडर्ड दैट द एग्रीकल्चर नाउ बीन ए वाइब्रेंट सेक्टर ऑफ, देख लो। तो एक अचीवमेंट का पॉइंट बता दिया, मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट का। ठीक है, तो 4 पॉइंट आप बता दोगे। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या बताओगे कि ओवरऑल जंप था, देयर वाज अ जंप इन द सब्सटेंशियल जंप इन द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। फिर एक पॉइंट राइस का, एक व्हीट का, और एक लास्ट में पॉजिटिव इंपैक्ट का। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्टिविटी वाला लिख देंगे। फिर आगे चलते, इंक्रीज इन द एग्रीज, मतलब एरिया अंडर द कल्टीवेशन। मतलब पहले क्या था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं था, ट्रेडिशनल आउटलुक था, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, तो इस वजह से ओवरऑल जो एग्रीकल्चर एरिया था वो बहुत लिमिटेड था। तो अब हमने क्या कर दिया, हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज मिलने के बाद, मॉडर्नाइजेशन और ये सब होने के बाद, द एग्रीकल्चर जो एरिया अंडर द जो था वो एरिया था वो बढ़ गया। तो उसके बारे में बताना है। देखो, HYV टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम लैग बिटवीन द सोइंग एंड द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स। तो आप बता दोगे कि भाई HYV सीड की वजह से क्या हुआ, ये बेनिफिट हुआ। और उसकी वजह से यूज ऑफ केमिकल्स, एक पॉइंट HYV सीड का बता दिया, एक केमिकल्स का बता दिया कि एलिमिनेट द नीड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अकॉर्डिंगली डबल क्रॉपिंग पैटर्न इमर्ज एज ए स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिसेस। एक डबल पॉइंट, तो इसमें कीवर्ड मार्क कर सकते हो आप। फर्स्ट पॉइंट
HYV का बता दो भाई, किसकी वजह से बढ़ी, मतलब एरिया अंडर द कल्टीवेशन कैसे बढ़ा, एक तो HYV की सीड्स की वजह से बढ़ा, एक केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से बढ़ा, और एक क्या आ गया, डबल क्रॉपिंग पैटर्न। ये तीन, मतलब ये तीनों को जो बेनिफिट था वो किससे मिला, ये तीनों बेनिफिट किससे मिले, ग्रीन रिवोल्यूशन से। तो तीनों ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी थी, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और डबल क्रॉपिंग पैटर्न। और इन तीनों की वजह से एग्रीकल्चर का जो एरिया अंडर द एग्रीकल्टिवेशन था वो इंक्रीज हो गया। तो बस आगे फिर ये लिखा है, दिस हैज इंप्लाइज अ सब्सटेंशियल राइज इन द ग्रोस एरिया अंडर द कल्टीवेशन। इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यूरिंग द प्लान पीरियड एरिया हैज बीन इंक्रीज, एक डेटा दे देना 40%, बाई 40% बढ़ गया। तो एक आपने डेटा दे दिया। तो बताओ इस पे शॉर्ट नोट्स आराम से लिख सकते हैं भाई, एरिया अंडर द कल्टीवेशन बढ़ा, उसके 3 रीजन बता दो, HYV सीड्स, केमिकल्स और डबल क्रॉपिंग पैटर्न, और फिर डेटा बता दी कि कितना परसेंट बढ़ गया, 40%, बहुत बड़ा होता है 40%, तो 40% बढ़ गया। बताओ हो जाएगा क्या ये, ठीक है, यस और नो, बोलो बच्चे। नाउ नेक्स्ट देखिए अब आगे, चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ द फेवर ऑफ कमर्शियल क्रॉपिंग। तो पहले क्या था, ये भी हमें पता है कि सब्सटेंशियल फार्मिंग थी, कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियलाइजेशन हमने पढ़ा है पूरा का पूरा पॉइंट। तो वही पॉइंट यहां बताना है कि अर्लियर वाज क्या था, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में बता दो, फिर क्या हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फार्मिंग क्या बन गया, कमर्शियल फार्मिंग, वो बता दिया, मार्केट सरप्लस हो गया, है ना। तो वो सारा बताना है। तो देखिए इसमें ये बता रखा है, सबसे पहले आपको इसमें बता रहा है कि चेंज द पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न क्या था पहले, कन्वेंशनल फार्मिंग, नाउ क्या हो गया, कमर्शियल फार्मिंग। तो दोनों के बारे में बता दो कि कन्वेंशनल फार्मिंग क्या था, कमर्शियल फार्मिंग क्या था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इट इज ओनली फॉर द सेल्फ कंजम्पशन बताया रखा है इसमें। नाउ द कमर्शियल फार्मिंग के बता दिया, सब्सटेंशियल फार्मिंग इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज द एरिया अंडर द मार्केट सब, ये मार्केट सरप्लस का बता देना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सबसे आप देखो पैटर्न चेंज हुआ, तो पैटर्न में पहले क्या था, सब्सटेंस फार्मिंग, उसके बारे में बता दिया, फिर कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग होने की वजह से क्या हुआ, मार्केट सरप्लस आ गया, उसके बारे में बता दिया, ठीक है। और उसके बाद लोगों की क्या होगी, इंप्लाइज द राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम, इनकम बढ़ गई। बस ये पॉइंट आपको लिखने, बताओ शॉर्ट नोट्स लिख दोगे इस पे। मार्केट सरप्लस क्या होता है, रेफर टू द सरप्लस ऑफ फार्मर्स आउटपुट ओवर द अबव इज ए नॉन फार्मिंग कंजम्पशन। मतलब ये एक तरीके से मार्केटिंग सरप्लस क्या है, कमर्शियल फार्मिंग की डेफिनेशन ही तो है। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, फार्मिंग फॉर द सेल इन द मार्केट, वही मार्केट सरप्लस। तो कमर्शियल फार्मिंग का आउट मतलब मार्केट सरप्लस था, तभी तो कमर्शियल फार्मिंग हुई, तभी तो मार्केट सरप्लस हुआ। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या था कि एग्रीकल्चर फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। तो तीन तो ये बताने आपको, सेल्फ और फिर एग्रीकल्चर, फिर मार्केट सरप्लस, और उसके बाद में बता दो कि ओवरऑल क्या हो गया, उसे फार्मर की इनकम बढ़ गई एंड एक एग्रीकल्चर क्या बन गया, कमर्शियल ऑक्यूपेशन, ठीक है। देन चेंज इन सोशल आउटलुक, ये पॉइंट तो इजी है कि ट्रेडिशनल अर्लियर जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे, ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे, मतलब दे वर डिपेंड ऑन मैन्योर्स, बुल्स, है ना, और वो उस पर डिपेंड थे सारे, है ना। अब क्या हो गया, HYV सीड्स, मशीनरी यूज करने लगे, ट्रैक्टर्स, है ना, ठीक है, और केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, तो वो बता दिया, बस यही बता रखा है इसमें। तो along the economical revolution there was a social revolution and the old social beliefs and customs were destroyed and the people were willing to accept the change in technology, seeds, fertilizers and traditional methods farming were transformed into the modern। तो ये तो आराम से आप मन से लिख दोगे, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं कि पहले आप बता दो कि earlier we were depend on the traditional method of farming लाइक मैन्योर्स और कंपोस्ट और इसके अलावा बुल्स एंड ऑल। नाउ अब क्या हो गया, हमने शिफ्ट कर दिया, तो इस तरीके से आराम से बता सकते हो। इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन का पॉइंट है, ये अचीवमेंट में भी है और ये लिमिटेशन में भी है। तो लिमिटेशन में बाद में बात करनी, पहले अचीवमेंट में। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा, तो 2 रीजन से बढ़ा, एक तो एरिया अंडर द कल्टीवेशन बढ़ गया, एक कमर्शियल फार्मिंग हो गया। तो वो रीजन इसमें दे रखे हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इन ग्रेट एक्सटेंट, स्पेशली देखो इसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, ये ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा है।
great extent because with the possibility of growing more than one crops piece of land and working need for throughout the year. तो डबल क्रॉपिंग पैटर्न आ गया, कमर्शियल फार्मिंग आ गई, एरिया अंडर द कल्टीवेशन, ये सारा बढ़ने से ओवरऑल आप क्या हो गया, इंप्लॉयमेंट बढ़ा। ऐसे रीजन दे सकते हो आपकी इंप्लॉयमेंट कैसे बढ़ा ना। उसके बाद में सेल्फ सफिशिएंसी पे लास्ट पॉइंट। तो सेल्फ सफिशिएंसी आपको पता है कि अर्लियर वी वर डिपेंड ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम द यूएसए। नाउ अब धीरे धीरे हमारा प्रोडक्शन मल्टीपल्स में बढ़ गया, राइस का मल्टीपल में बढ़ गया, वीट का, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आ गया, मार्केट सरप्लस आ गया और उसकी वजह से क्या हो गया, हमने सेल्फ सफिशिएंसी कर ली। तो वही बताना है इसमें, इंक्रीज इन द क्रॉप्स प्रोडक्शन, ठीक है, हैज बीन सो सब्सटेंशियल एंड द इंडिया हैज स्टार्टेड मेंटेनिंग द बफर स्टॉक फूड और वो सारा। तो इसमें देखो जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा वो एक तो प्रोडक्टिविटी की से बढ़ा और दूसरा एरिया अंडर द कल्टीवेशन। तो ये सारा उसे और मॉडर्नाइजेशन, ये तीनों रीजन लिख दो आप तो कि भाई आप बढ़ाओगी। पहले आपको बताना है कि अर्लियर वाज देयर स्कैर्सिटी, नाउ हमने प्रोडक्शन बढ़ाया, उसके तीन रीजन थे और उसकी वजह से फिर हमारे पास बफर स्टॉक और सरप्लस आ गया। बस वैसे मन से भी आप आंसर कोई जरूरी नहीं ऐसा एज इट इज लिखो, आप उसको अपनी तरीके से भी फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो बताओ अचीवमेंट्स क्लियर है क्या? ये भी एक टफ पॉइंट माना जाता है अचीवमेंट्स वाला, बच्चे इसको तैयार कर ही नहीं पाते, इसको हमेशा छोड़ते हैं, डिले करते हैं, अवॉइड करते हैं और एग्जाम में यही आता है। तो आप उस पर अटैक करो जो एग्जाम में आता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरा टारगेट यही रहा है कि जो सबसे टफ है ना उसको ढंग से तैयार करो, क्योंकि एग्जाम में वही आना है, आप उसको हमेशा अवॉइड करते रहते हो। तो अब आगे चलते हैं हम, देखिए शॉर्ट कमिंग्स ऑफ एग्री। देखो यहाँ एक चीज बहुत ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसको जो अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस है उस पर टू टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। वन सिंपली जो जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है एग्जाम में आने की, वो रहती है कि यू नो व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक्सप्लेन इट्स अचीवमेंट्स, एनी 3 एनी 4 है ना, एनी 6 मे बी, और अदरवाइज क्या आ सकता है, लिमिटेशंस, वो भी एनी 3 एनी 4 एनी 6 इस तरीके से आ सकता है। ये तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट मीन बाय यू नो रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन बिटवीन 19 to 1990 एंड व्हाट वर द अचीवमेंट्स या फेलियर्स, इस तरीके से एग्रीन रिफॉर्म्स भी आ सकते हैं। पूरे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म हुए उनके अचीवमेंट्स और उनके फेलियर्स भी आ सकते हैं। तो ये दोनों टाइप से कैसे भी क्वेश्चन आए, चाहे स्पेसिफिक ग्रीन रिवॉल्यूशन का आए या फिर कंप्लीट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स, आंसर्स विल बी द सेम। तो आंसर सेम ही रहेगा। तो इसीलिए देखो यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट कमिंग्स ऑफ एग्रीन रिफॉर्म्स, या ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो डोंट गेट कंफ्यूज, चाहे वो एग्रीन रिफॉर्म्स आए या वो ग्रीन रिवॉल्यूशन, हमें आंसर्स क्या रखना है, सेम रखना है। आपको इसी तरीके से आप कनेक्टिविटी करके बताइए मेरे को कि भाई ऐसा तो नहीं 100% हमने यू नो सारी प्रॉब्लम खत्म कर दी थी, तो इसके मतलब अचीवमेंट के साथ फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स रही तो कंप्लीट नहीं हो पाई। एंड यू नो अभी प्रेजेंट में तो ये रिक्वायरमेंट आ रही है और एक डिबेट का भी इश्यू है कि भाई आप क्या समझते हैं कि डू यू थिंक कि वी नीड द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द एग्रीकल्चर। तो ये एक बहुत बड़ा डिबेट का क्वेश्चन भी है और डेफिनेटली वी नीड सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अभी हमारे को इसकी जरूरत है। तो देखिए सबसे पहले लिमिटेशन देखिए, लिमिटेड क्रॉप्स। अच्छा ये तो हम भूल ही गए थे, आपको पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो बेसिकली जो अचीवमेंट रहा वो कहाँ तक रहा, केवल सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन तो यही थी कि इसका जो बेनिफिट मिला स्पेशली जो सबसे ज़्यादा मिला वो किसको मिला, कौन सी क्रॉप्स को मिला, वीट को। ग्रीन रिवॉल्यूशन आपने देखा था ना, इसकी फेजेस पढ़ी थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन की टू फेज पढ़ी थी ना आपने। फर्स्ट फेज में लिमिटेड क्रॉप्स लिमिटेड एरिया, सेकंड फेज में फिर क्या हुआ था, अनलिमिटेड क्रॉप्स अनलिमिटेड एरिया। बट स्टिल जो बेनिफिट मिला, जो मोस्ट बेनिफिट मिला वो एक ही क्रॉप्स को मिला था और वो था वीट क्रॉप्स बेसिकली। तो लिमिटेड क्रॉप्स से मेरा वीट और राइस, बाकी क्रॉप्स में इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ। और तो लिमिटेड क्रॉप्स का पॉइंट आप लिख देंगे, द इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज कन्फाइंड टू लिमिटेड क्रॉप्स लाइक वीट राइस, है ना, बेसिकली वीट राइस ही था। लिमिटेड इफेक्ट ऑन द कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। तो ये रहा, आप क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स में बता रखा है। रीजनल इंबैलेंस ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो हैज बीन ओनली इन द पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, लिमिटेड स्टेट्स में इसका बेनिफिट रहा। बाकी स्टेट्स जैसे राजस्थान, बिहार, इनमें इसका बेनिफिट नहीं मिला। तो ये दो पॉइंट हो गए हमारे, रीजनल इंबैलेंस, इनइक्वालिटीज इन द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। तो इसमें भी हमें फार्मर का, रिच और पुअर फार्मर का बता देंगे इसमें।
तो ग्रीन रिवोल्यूशन फर्दर इंक्रीजेज द इनकम इनइक्वालिटीज इन द विलेज ड्यू टू द ग्रीन रिवोल्यूशन द रिच फार्मर्स अर्न मोर रेवेन्यू एज कंपेयर टू द पुअर फार्मर्स, क्योंकि जो ग्रीन रिवोल्यूशन के फर्टिलाइज सीड्स, ये सारे HYV सीड्स, ये सारे यूज करने के लिए पैसा चाहिए था, और पैसा जो रिच फार्मर्स थे वही अफोर्ड कर पाए और उन्हीं को बेनिफिट मिला। तो इस तरीके से आप रीजन भी दे सकते हैं अपना भी थोड़ा इसमें, ये तो एक आपको आइडिया मिल रहा है, आप अपना आंसर अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं ना। उसके बाद सम अदर हार्मफुल इफेक्ट, जिसके अंदर ये सारा बता रखा है कि इसके अंदर फार्मर जो एक्सीडेंट्स हुए है ना, इसके अलावा फार्मर्स एंड वर्कर्स सफर्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की वजह से, कंज्यूमर कंज्यूम्ड फूड ग्रेन विच हैड टू मच अनडिजायरेबल केमिकल एलिमेंट। और ये जो आजकल आप देख रहे हो कि आजकल जो हमारे फूड आइटम्स हैं वो कितने सेफ है, आपको पता है कि यार वो जो प्योरिटी है उनकी जो वो नहीं है जो पहले थी, क्योंकि वो सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हाइब्रिड्स आते हैं। तो वो सारे हाइब्रिड्स और वो सारे क्या कहीं ना कहीं क्या होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं आज देखो बहुत सारी डिजीजेज जो है वो डे बाई डे क्या हो रही है, क्रिएट होती जा रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी, और एक फर्टिलिटी ऑफ लैंड भी क्या हो रही है, डिक्रीज होती है, अनफर्टाइल होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रीन रिवोल्यूशन लेड टू राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स, ये मैंने बताया था ना, क्योंकि उसमें मॉडर्नाइजेशन हुआ। आप थोड़ा सा इसको और बढ़ाना चाहो तो डिटेल को लिख सकते हो कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ वो बेसिकली क्या हुआ, अनस्किल्ड लेबर में हुआ, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन हुआ, और मॉडर्नाइजेशन की वजह से मशीनरी यूज हुई, और मशीनरी के लिए स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड बढ़ी। तो वो आप रीजन देके बता सकते। तो इस तरीके से दीज आर द पॉइंट विच आर वेरी इजी पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने इनका कोई ज़्यादा कीवर्ड्स कुछ बताया नहीं आपको, क्योंकि ये तो क्या है कॉमन पॉइंट्स हैं। तो इन पे तो क्या होगा, बस पॉइंट याद कर लीजिए, एंड डिटेल आप मन से भी लिखेंगे ना, आप अपने हिसाब से लिख देंगे, एक बार पढ़ के आइडिया दे दिया मैंने आपको, देन वो भी क्या होगा, चलेगा। बट जो अचीवमेंट्स हैं उनमें क्या था, उनके अंदर आपको प्रॉपर आंसर फ्रेम करना था, तो इसलिए मैंने सबके कीवर्ड्स आपको बताए थे। तो आई होप ये लिमिटेशन में कोई डाउट है क्या, बताइए। एक बार रीडिंग लगा लीजिए आप लोग, एनी पॉइंट यू वांट टू डिस्कस। इसमें से बस आपको पॉइंट याद करने हैं और रीडिंग लगाओ, दैट्स इट। बाकी आई एम वेरी श्योर कि आप पॉइंट याद करके रीडिंग लगा लोगे तो बाद में ऑटोमेटिकली आप इसका आंसर लिख के आ जाओगे अपनी लैंग्वेज में, अपना लॉजिकल रीजन देके आप लिख लोगे। तो इतना टेक्निकल नहीं है ये, इसमें मार्क्स मिल जाएंगे आपको। जो टेक्निकल नहीं है ना, मैं उसमें कीवर्ड्स बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि आप उसमें फ्री हो, आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो, आप डेवलप कर सकते हो आंसर को। दैट इज, ये देखिए आप, सब्सिडीज टू द फार्मर्स ए डिबेटेबल इश्यू। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम में आता है, बहुत बार आया हुआ है। स्कैनर देखना, आपको मैंने स्कैनर दिया है इसका। अभी आईडी का जो स्कैनर है वो 3 to 4 ईयर्स का आपके पास अवेलेबल है, जो मैंने दिया है, क्योंकि आईडी अभी 12th में शायद 3 या 4 टाइम्स ही हुआ है पेपर इसका। तो उसका स्कैनर आप देखोगे इस चैप्टर का, तो आपको पता लगेगा कि डेफिनेटली सब्सिडी का क्वेश्चन आया है क्या कभी। दिव्या आपने देखा है स्कैनर, सब्सिडी का क्वेश्चन आया हुआ है कि आया हुआ ना, कौन से ईयर में आया है, कौन से ईयर में आया है? मेरे को लगता है रिसेंटली आया है अभी, जैसे तो लास्ट ईयर या उससे लास्ट वाले में आया हुआ है, ऐसा मेरे को याद आ रहा है ना। तो सब्सिडी का जो टॉपिक है वो एक बार देख के बताओ कौन से ईयर में आया है। तो ये क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन पढ़ के ही बताओ क्या क्वेश्चन आया है, मिल गया क्या स्कैनर में, देखिए। Yes, sir, 2023 में आया है। 23 में, लास्ट ईयर में आया है। वैसे मेरे को याद आ रहा था कि यार लास्ट ईयर में आया है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, रीड आउट। The debate over farm subsidies in India is enraged at different platforms. Discuss any 2 arguments in against farm subsidies. बस ये तो अगेंस्ट में आएगा या फेवर में आएगा। तो अब देख लो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई, बस यही आंसर लिखना है। उन्होंने अगेंस्ट में पूछा है, आप फेवर में भी बोल सकते हैं, अगेंस्ट फेवर में। तो एक डिबेटेबल इशू है। अब इसको अपन अगर एक शॉर्ट नोट्स के हिसाब से भी तैयार करें, पूरा 6 मार्क्स के हिसाब से भी, तो भी आप 6 मार्क्स में भी इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। पहले सबसे पहले मीनिंग ऑफ सब्सिडी, फिर उसके बाद में उसका आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट। तो इस 6 मार्क्स में भी आए तो भी हम इसका इतना कुछ लिख सकते हैं आराम से। तो हमें तो अपर एंड पे लेके चलना है, बाकी तो 3 to 4 मार्क्स से ज़्यादा ये नहीं आएगा। तो देखिए एग्रीकल्चर सब्सिडी, पहले तो सब्सिडी की बात करते हैं। व्हाट डू मीन बाय सब्सिडी? सब्सिडी आपने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, नेशनल इनकम में भी। सब्सिडी का मतलब भी क्या होता है, इसे ट्रांसफर इनकम, फाइनेंशियल हेल्प,
भाई वर्ड बाय वर्ड अगर हम जाए तो सब्सिडी का मतलब यही होता है, यस और नो? Yes, sir. अब यहाँ क्या होता है बच्चे, सब्सिडीज आर डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारे टाइप की सब्सिडीज होती है। हमारे सिलेबस में अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सी सब्सिडी की बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर सब्सिडी की प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो क्या होगी भाई? एग्रीकल्चर सब्सिडी मतलब फार्मर को सब्सिडी मिलेगी, तो फार्मर को सब्सिडी मतलब उनको फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। फाइनेंशियली हेल्प क्यों मिलेगी? क्योंकि ताकि वो जो है जो HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर उनको अफोर्ड कर सकें, जो टूल्स हैं वो सारे, वही तो इस तरीके से तो डेफिनेशन होगी। तो क्या होगा कि एक फाइनेंशियल हेल्प होती है टू द फार्मर्स। तो ये दो तरीके से आप बोल सकते हो कि एक तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो फार्मिंग के लिए जो इनपुट्स होते हैं वो गवर्नमेंट क्या कर देती है, लोअर देन द मार्केट प्राइस प्रोवाइड करवा देती है। तो ये भी एक सब्सिडी मानी जाती है कि जो मार्केट में प्राइस होती है उससे कम प्राइस पे गवर्नमेंट उसको क्या करती है, फार्मर को अवेलेबल करवा देती है द इनपुट्स इन द एग्रीकल्चर। तो वो भी हम बोल सकते हैं। दूसरा में भी बोल सकते हैं कि इट रेफर टू द फाइनेंशियल हेल्प टू द फार्मर्स, ठीक है, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो देखिए मीनिंग पढ़िए एक बार। So I think definition is clear. Subsidy in agriculture means providing some important inputs to farmers at a concessional rate that is much lower than the market rate. I hope meaning clear हो गया क्या? Yes, sir. Now अब चलते हैं आगे कि फेवर इन सब्सिडी और अगेंस्ट इन सब्सिडी। तो बेसिकली एक डिबेट का इश्यू है। अब जैसे कुछ बच्चे सब्सिडी के फेवर में जाएंगे, कुछ अगेंस्ट जाएंगे। तो अभी जैसे प्रेजेंट में भी हम बात करें तो आपसे पूछे हम क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक, कि आर यू इन फेवर और आर यू इन अगेंस्ट इन सब्सिडी? तो चलो आप तो बिना पढ़े बता दो कि आप कौन बच्चे सपोर्ट में है और कौन अगेंस्ट में है। तो जैसे मान लो दो पार्ट हो जाए, कुछ बच्चे सपोर्ट में रहेंगे, कुछ अगेंस्ट में। अब जो सपोर्ट में रहेंगे वो क्या बोलेंगे, जो वो सपोर्ट वाले बोलेंगे उसको काउंटर अटैक कौन करेंगे? अगेंस्ट वाले। इस तरीके से देखो डिबेट ऐसी होती है हमेशा। तो देखिए इसमें मैं कीवर्ड बता देता हूं आपको। जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट है, इसमें कीवर्ड आ गया रिस्की। क्या पॉइंट आ गया? एग्रीकल्चर इज, Yes. तो ये रिस्क क्या आ गया? एंड डिपेंडेंट मॉनसून एंड ऑल। तो वो रिस्की एग्रीकल्चर है, इस वजह से सब्सिडीज मस्ट, अदरवाइज फार्मर के लिए बड़ी रिस्क बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। ये कौन बोलेगा? सपोर्ट में जो स्टूडेंट है। तो इसके अगेंस्ट में जो काउंटर अटैक करेंगे वो क्या बोलेंगे कि एवरी बिजनेस, एवरी ऑक्यूपेशन इज रिस्की। भाई आज आप देखो बिजनेस में क्या रिस्क नहीं है क्या? क्या अदर ऑक्यूपेशन में रिस्क नहीं है क्या? तो रिस्क तो हर जगह होती है। रिस्क का पॉइंट इन्होंने देखा कि एवरी प्रोड्यूसर हैज टू फेस द रिस्क, सो वाई गिवन द स्पेशल बेनिफिट टू द फार्मर अलोन। तो ये रिस्क का पॉइंट दोनों के अंदर आ गया। ठीक है, इस तरीके से काउंटर अटैक कर लेंगे हम। देन सेकंड पॉइंट पे देखिए जो कीवर्ड आएगा, सब्सिडी अनेबल द फार्मर्स टू परचेज वेरियस इनपुट। तो अनेबल द फार्मर्स, तो ये क्या कर देता है बेसिकली फार्मर्स को, जो पुअर फार्मर्स होते हैं उनको अनेबल कर देता है ताकि वो मॉडर्नाइजेशन कर सकें, चाहे वो टेक्नोलॉजी और इनपुट्स को खरीद सकें। तो इसलिए सब्सिडीज रिक्वायर्ड, कि फार्मर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अब इसके अगेंस्ट में बच्चा क्या बोलेगा? सिंस मेनी फार्मर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग द टेक्नोलॉजी, है ना, और सब्सिडी कैन बी विड्रॉल स्लोली इन द फेज। तो अगेंस्ट वाला बच्चा बोलेगा कि अब तो बहुत पुरानी बात हो गई भाई, अब तो बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो इजीली क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं और उस लेवल पे आ चुके हैं। तो सब्सिडी जो है वो सबको इक्वली अमाउंट में दी जा रही है, अननेसेसरी बर्डन हो रहा है गवर्नमेंट पे। तो उसको धीरे धीरे क्या होना चाहिए, विड्रॉल करना चाहिए। जो रियली अफोर्ड कर सकते हैं उसको सब्सिडी क्यों, हाँ, जो नहीं कर पा रहा है उसको देना चाहिए। तो इस तरीके से काउंटर अटैक हो सकता है। देन उसके बाद में पुअर फार्मर्स बेनिफिट and are able to sustain their families, thus fulfilling the plan objective growth of equity and social welfare। तो ये पुअर फार्मर्स ले सकते हैं यहाँ कीवर्ड्स कि भाई पुअर फार्मर्स जो है उसके लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में क्या बोलेंगे कि एक्चुअली जो पुअर फार्मर्स तक तो ये रेयरली पूछ पाता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो रिच फार्मर्स होते हैं वो इसका बेनिफिट ले लेते हैं, पुअर फार्मर्स तक तो उनको अवेयरनेस ही नहीं होती, उसका बेनिफिट ही नहीं ले पाते। तो इस तरीके से वो क्या हो गया, अननेसेसरी गवर्नमेंट पे बर्डन है। तो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए सब्सिडी थी वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा, एक्चुअली पुअर फार्मर्स को बेनिफिट देना था तो एक्चुअली उसको मिल ही नहीं रहा। तो काउंटर अटैक में बोलेंगे कि उसका जो बेनिफिट है पुअर फार्मर को तो मिल ही नहीं रहा, तो फिर तो वेस्टेज हो गया ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कीवर्ड। ये कीवर्ड मार्क कर लेना, बस आपको ये वर्ड याद रखने, 4 वर्ड्स इसके अपोज में करके पूरा आप कर सकते हो आराम से। देन उसके बाद में बच्चे देखिए नेक्स्ट, एवरी दे एनकरेज द प्रोडक्शन। एनकरेज द प्रोडक्शन मतलब सब्सिडी प्रोडक्शन को एनकरेज करता है, बढ़ाता है।
तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, दे आर नेशनल वेस्ट एज दे इंक्रीज द प्रोडक्शन एट ए हायर कॉस्ट। मतलब जितना गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है उसके कोरोस्पॉन्डिंग क्या नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से नेशनल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। तो अगर सब्सिडी को हम प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक करें तो देन इट विल बेनिफिशियल, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली ये काउंटर अटैक कर सकते हैं कि एक में हम बोल सकते हैं पॉजिटिव में कि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, दूसरे में बोल सकते हैं कि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज उसके कॉस्ट के कंपेयर में जितना खर्चा कर रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसका रीजन ये हो सकता है कि फार्मर्स उस सब्सिडी को प्रॉपर फार्मिंग के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, या कई भी रीजन हो सकता है इसका। तो इस तरीके से आपको पूरे इस टॉपिक में क्या वर्ड याद रखना है, रिस्क, अनेबल, पुअर फार्मर्स और एनकरेज प्रोडक्शन। ये 4 वर्ड याद रखिए, 4 वर्ड्स, इसको बोलते हैं की वर्ड्स। ये 4 की वर्ड्स आप याद रखिए बस। उसके बाद में इसी से आप अगेंस्ट में आए तो भी इसी से आप वाइस वर्सा कर दीजिए, और अगर फेवर में आए तो भी आप इससे आराम से देखो। आपकी अंग्रेजी तो अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज पे तो कमांड होनी चाहिए। अगर लैंग्वेज पे कमांड नहीं है तो फिर आईडी में मार्क्स आना मुश्किल हो जाता है। तो आई होप कि आप अपना सेंटेंस बना लेंगे, और मैं आपको कीवर्ड दे सकता हूँ, मैं इजी बना सकता हूँ, तो आईडी का बर्डन आप बहुत कम कर सकते हैं। तो आई होप 1 2 3 और 4 कीवर्ड तो ये हो गए, और एक 5th इसमें हम एक कीवर्ड निकालें मीनिंग के लिए। तो मीनिंग के लिए कीवर्ड क्या होगा, प्रोवाइडिंग द सम इनपुट्स टू ए फार्मर्स एट ए कंसेशनल रेट। एक कीवर्ड ये निकाल लें। तो 5 कीवर्ड में पूरा सब्सिडी खत्म, यस और नो, बोलो बच्चे। Yes, sir. 5 वर्ड्स के अंदर हमारा पूरा एग्रीकल्चर सब्सिडीज खत्म हो गया। 5 कीवर्ड्स मतलब 5 वर्ड्स आपको याद रखने हैं, पूरा आप 6 मार्क्स में इसको आराम से लिख सकते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल, यस और नो। Yes.